नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं और की इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से की इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस। और जब भी हम एक इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी या फिर जो डाटा होगा उससे रिलेटेड वो कहाँ से आएगा हमारे पास, या फिर वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं। Economics is the study of how people make choices under conditions of scarcity and the impact of those choices for people at an individual level and society at macro level। यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं हाउ पीपल मेक चॉइसेस, यानी कि लोग कैसे चुनाव करते हैं अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। एग्जांपल के तौर पे अब लोगों की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि अब उनके पास वो जो मनी है वो लिमिटेड है, तो इसी वजह से जो अपने वो वांट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो चॉइसेस हैं उसको अब वो एक लिमिट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो कैसे उन चीज़ों को अलग अलग कंडीशंस में आप उनको चूज़ करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक सोसाइटी के लेवल पे। इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बिगिंस विद द assumption that people are rational, they have well defined goals and try to achieve them as best they can। यानी इकोनॉमिक एनालिसिस हमारा स्टार्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। हमें ह्यूमन बिहेवियर को पहचानना होता है और साथ ही साथ हमें कुछ अजम्पशन भी करनी पड़ती हैं, यानी कुछ मान्यताएं हमें यहाँ पर सोच के रखनी है कि इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे हम यही मानते हैं कि जो पीपल हैं वो रैशनल है और उनके पास एक वेल डिफाइंड गोल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको वो अचीव कर सकें। इन ट्राइंग टू अचीव देयर गोल्स पीपल नॉर्मली फेस ट्रेड ऑफ्स, रिसोर्सेज बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन आर लिमिटेड एंड मेकिंग वन चॉइस वुड जनरली। और जब वो ट्राई करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तो वहाँ पर कई बार उनको ट्रेड ऑफ का भी सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मटेरियल है और जो ह्यूमन है वो दोनों लिमिटेड हैं, तो जैसे ही वो एक चीज़ को वो पकड़ते हैं, यानी वो एक चीज़ चूज़ करते हैं, उसी वक्त वो दूसरी चीज़ को वो जाने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये में चाहें तो आप 1000 रुपये की पूरी पार्टी कर लीजिए, या फिर आप 1000 रुपये आप अपनी कोई और जो विषय आप उसको पूरा कर लीजिए। तो जैसे ही आप दोनों में से एक को चूज़ करेंगे तो एक को आप वहाँ पे जाने देंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे। It requires prioritization of needs and wants and allocation of limited resources to the desired goals। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपनी जो ज़रूरत है आप उसको चूज़ कीजिए, और जो आपके पास जो रिसोर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसको आप अच्छी तरीके से आप यूज़ कीजिए ताकि जो आपका डिज़ायर्ड गोल है वो अचीव हो सके। Although there are several branches of economic study, microeconomics and macroeconomics are the most well known. As their name indicate, microeconomics is the study of economics on a smaller, more detailed scale. Macroeconomics is the study of economics on a large, broader scale। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ब्रांचेज है उसको हमने यहाँ पे
दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक स्मॉल लेवल पे काम करता है, यानी कि एक स्मॉल लेवल की हमको जानकारी देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़े लेवल पे हमको ये जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, या फिर एक इंडिविजुअल कस्टमर की अगर आपको जानना है कि उसकी इच्छा क्या है या फिर वो किस हिसाब से वो पैसा खर्च करता है, तो वो आएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेलर हैं, कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और वो कैसे चीज़ों को बाय सेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काफ़ी बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, ठीक है। Now, next topic है हमारा basic principles of microeconomics. As stated above, microeconomics is the study of behavior of individuals and their decisions on what to buy and consume based on prevalent prices, which in turn signals where the economy has to direct its productive activities. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कैसा है और वो किस हिसाब से वो डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर अभी जो बिहेवियर है वो किस टाइप का बिहेवियर है, मतलब कि वो क्या बाय करता है और उसको वो कैसे कंज्यूम करता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट प्राइजेस एंड प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आर ड्राइवन बाय कंज्यूमर डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फिलोसफी है वो ये कहती है कि जो प्राइसेस होते हैं और जो प्रोडक्शन लेवल होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो ड्राइव होती है बाय कंज्यूमर डिमांड। यानी कि अगर कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाता जाएगा तो उसी हिसाब से जो प्राइसेस हैं और जो प्रोडक्शन लेवल हैं किसी गुड्स या फिर सर्विस के, वो चेंज होते रहेंगे। अकॉर्डिंगली microeconomics focuses on the drivers of decision making as well as the ways in which individuals' decisions affect the overall supply and demand and supply of particular goods and services in an economy and in turn their prices. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोकस होता है वो होता है ड्राइवर्स पे, यानी कि कैसे कोई फैक्टर एक कंज्यूमर की जो डिसीजन मेकिंग उसको अफेक्ट डालता है, क्योंकि उसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की या फिर जो सर्विस है उसकी डिमांड एंड सप्लाई और जो उसकी प्राइस है उस पर अफेक्ट पड़ता है और उसी के हिसाब से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर भी वो अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद द थ्योरी ऑफ द फर्म एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। हेयर इट डील्स with how firms adopt different strategies to increase their profits. It deals with the decision-making process at the level of inputs, outputs, prices, production levels, profits, and losses of individual firms. The importance and uses of microeconomics in brief are as under. तो सबसे पहले यही बताया गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है थ्योरी ऑफ फर्म से। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर या फिर सिर्फ एक सिंगल जो फर्म होती है हम उस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो यहाँ पर अलग अलग कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि अडोप्ट की जाती है ताकि हम ये पता कर सकें कि जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। और आगे यहाँ पे बता रखा है इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द लेवल्स ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, प्राइजेस, प्रोडक्शन लेवल, प्रॉफिट्स। यानी कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जैसे कि जो इनपुट है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें अपने पास रखनी चाहिए, तो सेम एज आउटपुट के लिए। फिर प्राइस क्या होना चाहिए किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, प्रोडक्शन लेवल, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस और यूसेज दे रखी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है किसके साथ, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी को समझना और वो कैसे काम करता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स
समझता है क्या कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट, माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गेट डिटरमाइंड in an economy, how individuals and firm behave with regard to those prices, and how goods and services in an economy are distributed among its various participants. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि कैसे किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है या फिर डिटरमाइन किया जाता है एक इकोनॉमी में, और कैसे एंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स बिहेव विद रिगार्ड टू दोज प्राइजेस, और जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो कैसे बिहेव करती हैं उस प्राइस के साथ। हाउ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस पार्टिसिपेंट्स, और जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो कैसे बांटी जाती हैं वेरियस पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। As stated before, macroeconomics is the study of the big picture in the economy. यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर हम स्टडी करते हैं एक ब्रॉड पार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में हम बात नहीं करते, यहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या फिर एक ग्रुप ऑफ फर्म के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। While microeconomics focuses on individual households and firms, macroeconomics deals with the economy as a whole. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो माइक्रोइकोनॉमिक होता है वो फोकस करता है एक इंडिविजुअल हाउस पे या फिर फर्म्स पे, लेकिन जो मैक्रोइकोनॉमिक्स होता है वो पूरी जो इकोनॉमी है वो उस पर फोकस करता है। इन अदर वर्ड्स, द फोकस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीगेटिव supply and demand in an economy, such as unemployment rates, gross domestic product, overall price levels, inflation, savings rate, investment rate, etc. यानी कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो फोकस करता है एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड पे, एक इकोनॉमी में वो कैसे चल रही है। और जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हमारा, ओवरऑल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, तो ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर्स आर हाईली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द पब्लिक पॉलिसीज, और इनमें तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन टू वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में। द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंकर इन एनी इकोनॉमी एज पॉलिसी मेकर्स स्ट्राइव टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देयर continuous attempt is to important policies which ensure low unemployment rate, price stability with the low inflation rate and steady growth in economy outputs. However, in spite of the best intentions and effects of policy makers, तो किसी भी इकोनॉमी के जो मेन हम कह सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारा गवर्नमेंट और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंक। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन डिसीजन लेता है तो उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर। और ये हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे रहे और जो प्राइस है वो हमेशा स्टेबल रहे और जो इन्फ्लेशन रेट है वो लो रहे और जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो एक बढ़िया रेट से वो बढ़ती रहे, ठीक है। However, in spite of the best intentions and effects of the policy makers, economics go through the cycles of booms and busts. ये चीज़ रियल है, यानी कई बार क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वहाँ पर अचानक से एक बूम आ जाता है और फिर अचानक से एकदम बस्ट हो जाता है। जैसे कि 2008 में हुआ था, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था और मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफ़ी बूम पे थी।
लेकिन फिर वो अचानक से वो बस्ट हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस एन आउटकम एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे सामने जो कि इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर कई बार ऐसा है कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो इसी वजह से जो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द आरबीआई's अटेम्प्ट टू tame the high inflation in India in 2011, 2012 and 2013 by increasing interest rates, which is the standard policy action to reduce inflation, did not get the desired results because food prices remained high. Policymakers in different countries may take different routes to arrive at same common goal depending upon the economic conditions. तो यहाँ पर आरबीआई ने बहुत कोशिश करी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो कई बार अलग अलग पॉलिसीज लाते रहते हैं, बहुत सारे डिसीजन वो लेते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ए वेस्ट सब्जेक्ट एंड नीड्स elaborated explanations for each term. However, given the scope of this workbook, it may not be possible to deal with the subject in great detail. While various microeconomic variables are defined below in few lines as definitions, readers interested in understanding the subject in great details have to rely on other relevant books. तो जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक वेस्ट सब्जेक्ट है, यानी आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको वेरिएशन आपको मिलती हैं, और यहाँ पर ज़रूरत है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। अब however given the scope of this book workbook, it may not be possible to deal with the subject in great detail. मतलब जो भी कंटेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है वो मतलब उतना वो ज़्यादा नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको खुद से भी थोड़ा बहुत पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं पूरी इकोनॉमी में या फिर एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर। तो हमें यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, तो चलिए पहले हम उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिफाइंड थ्रू ए वैरायटी ऑफ मेजर्स such as gross domestic product and gross national product. Computation of these numbers is a humongous task in terms of data collection and its processing. Broadly stating, national income of an economy can be measured through three methods: product method, income method and expenditure method. तो यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल इनकम होती क्या है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पहले समझना ज़रूरी है कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होता है। तो अब इनको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके तीन मेथड है। तो पहले मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, और सेकेंड मेथड का नाम है हमारा इनकम मेथड, और थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज एन एग्रीगेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हम तीन सेक्टर को लेते हैं एक साथ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि इन तीनों सेक्टर से जो एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, मतलब यहाँ मतलब इन तीनों पर्टिकुलर सेक्टर से कितना प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है। इकोनॉमिक्स कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जितनी भी वैल्यू या फिर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है, अब उनकी जो वैल्यू है वो कैसे पता लगाते हैं,
उसके लिए वो एक पर्टिकुलर ईयर या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो कर लेते हैं डिसाइड। तो यानी कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितने फाइनल गुड्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करी है ओवरऑल। तो उसके लिए पहले हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम कर लेंगे डिसाइड, और फिर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर सेक्टर ने कितने प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलेगा कि हाँ कि जो हमारी टोटल जो इनकम है इकोनॉमी की, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने कितना अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स रेफर टू ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय इकोनॉमी पार्टिसिपेंट एंड नॉट द वंस यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन बताएगी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको एक इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेंट होता है उसने यूज़ कर लिया है। सो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने गेहूं लिया, अब गेहूं से मान लीजिए किसी ने उसका बनाया आटा, फिर उसको बेचा, ठीक है, और फिर एक कंज्यूमर ने उसको यूज़ करा, ठीक है, मतलब उसको पूरा उसने कर लिया कंज्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आटा था वो क्या था, हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट था, या फिर कह सकते हैं वो हमारा एक फाइनल गुड्स था। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मेथड डील्स विद इकोनॉमिक सेक्टर वाइज। द टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द आउटपुट्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेक्टर वाइज देखते हैं कि किसने कितना योगदान दिया है ओवरऑल इकोनॉमी की जो इनकम है उसमें। नेक्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड as the aggregate income of individuals in the economy. Robert Kiyosaki, an author and businessman, divides the whole working population in the world in 4 broad categories: employees, professionals, entrepreneurs, and investors. Employees earn wages and salaries. Professionals earn their income based on their services. Entrepreneurs earn profits, and investors earn return on their capital and rent on their land. Sum of all these incomes for a specified period is called national income for the economy. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो नेशनल इनकम है वो हम एक एग्रीगेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से हम पता लगाते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, ठीक है, उसने कितनी इनकम जनरेट करी है। जैसे कि एक एम्प्लॉई ने कितनी इनकम जनरेट करी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसने कितनी इनकम जनरेट करी है, फिर कोई बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं उन्होंने क्या करा है कि जितने भी प्रोफेशन है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है कि उसको 4 कैटेगरी में उन्होंने कर दिया डिवाइड। तो पहला उसमें एम्प्लॉई है, दूसरा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप कह सकते हैं प्रोफेशन, फिर आता है हमारा बिजनेस यानी कि एंटरप्रेन्योर्स, और फिर उसके बाद है हमारा इन्वेस्टर्स। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ वेजेस अर्न करते हैं, वेजेस या फिर सैलरीज। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी जो सर्विस है वो उसके बेसिस पे वो इनकम जनरेट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स यानी जो बिजनेस होते हैं वो अपने बिजनेस के थ्रू अर्न करते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो किसी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो उस पर रिटर्न मिलता है वो उनका वही उनके लिए वो इनकम होती है। तो यहाँ पर इन चारों का जो सम होगा, यानी इन चारों ने कितना इनकम जनरेट करी है अपनी इकोनॉमी के लिए, तो उनका जो सम होगा उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। As all the goods and services produced in an economy are bought by someone, national income may also be calculated from the consumption end. Expenditure method attempts to undertake the same philosophy while computing the national income. Consumers in an economy are broadly divided into 3 categories: individuals, corporates, and government. यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो किसी न किसी के द्वारा वो कंज्यूम की जाती हैं। तो अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो क्या है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें बस ये पता लगाना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कॉर्पोरेट है या फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितना कंज्यूम करा है, यानी कि उन्होंने कितना खर्चा करा है। तो उसी बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हाँ कि हमारे देश की जो जीडीपी है या फिर जो हमारे जो ओवरऑल जो इनकम है एक कंट्री की वो कितनी है। आगे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्दर एज एन इकोनॉमी वुड ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट्स कंट्री Further, as an economy would also have exports and imports. Necessary adjustments are made for the same by the economics while arriving at the national income through this method. यानी कि एक इकोनॉमी में कितना एक्सपोर्ट किया गया है और कितना इंपोर्ट किया गया है और उसमें कुछ भी जो भी एडजस्टमेंट है वो करने के बाद जो हमारे सामने नज़र आता है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो इस मेथड में क्या करते हैं, मतलब जो भी इंपोर्ट किया गया है और जो भी एक्सपोर्ट किया गया है और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट, तो जो भी हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे पहले हम ये जानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, सम ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन सब का जो टोटल होता है उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जो मेथड है तीनों, यहाँ पर अगर आप इनकम अगर आप कैलकुलेट करते हो किसी कंट्री की तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ही आपको मिलता है डिफरेंस, बाकी ओवरऑल जो आपको इनकम मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर ए कंट्री। फॉलोइंग आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। लेवल ऑफ इकोनॉमी, वेलफेयर एंड ग्रोथ। नेशनल इनकम रिवील्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री during a given financial year. With help of this statistics, per capita income, that is the average income earned by each individual in the economy, is calculated. तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं है अगर हमें पता लगाना है कि जो इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अब जो उसके यूजेज हैं वो क्या हैं, तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट है लेवल ऑफ इकोनॉमी, वेलफेयर एंड ग्रोथ। यानी अगर हमें पता लगाना है कि कोई इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर उसका लेवल क्या है वेलफेयर का, तो हम जो हमारी नेशनल इनकम है उससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो जो नेशनल इनकम है वो हमें ओवरऑल बताती है कि एक जो कंट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और पर कैपिटा इनकम कैसी है, और एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो इनकम है उसमें कितना चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो चेंज हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो पर कैपिटा इनकम अगर हाई होगी तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इकोनॉमी। इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस constituents in the economy, employees, professionals, entrepreneurs and investors. The product method identifies which sector is the primary contributor to the country's GDP and the rate of growth of different sectors in the economy. For example, the service sector constitutes 60% of the India's GDP at factor cost. तो नेशनल इनकम के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि
जो सर्विस सेक्टर है वो 60% इनकम वो जनरेट करता है, यानी कि हमें कह सकते हैं कि ओवरऑल जो जीडीपी है इंडिया की, उसमें से 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट टू फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स सच एज सेविंग, consumption and investment in the economy help policy makers in taking required measures to accomplish desired goals. In other words, national income computation proves to be a valuable guide to policy makers. यानी कि जो नेशनल इनकम है वो जो पॉलिसी मेकर है वो उनकी भी हेल्प करती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, या फिर उनको कोई चेंज लाना चाहिए फिर नहीं लाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।